चलो देखो, पहला क्वेश्चन जो है ये, हाल ही में किस गांव को यूएनडब्ल्यूटीओ ने बेस्ट टूरिज्म विलेज का की सूची में सम्मिलित किया है, मतलब इस लिस्ट में इन्होंने इसे शामिल किया है। तो ये ढोरडो गांव है। अब ढोरडो गांव जो है ये है कच्छ में। कच्छ तो सुना होगा, गुजरात। कच्छ रीजन जो है ये गुजरात है, और ये भी राजस्थान की तरह, जो राजस्थान का रेगिस्तान वाला एरिया है उसका एक्सटेंशन कच्छ तक है। तो ये ढोरडो विलेज जो है यहाँ का, अभी इसकी जानकारी दी थी प्रधानमंत्री जी ने कि यूएनडब्ल्यूटीओ ने इसे बेस्ट टूरिज्म विलेज की सूची में शामिल किया है। ढोरडो गांव को, ढोरडो गांव है का, ये है कच्छ गुजरात। कच्छ रीजन गुजरात में, ठीक है। बेस्ट टूरिज्म विलेज जिसे क्यों दिया गया है? तो सबसे पहले तो ये यूनाइटेड नेशन डब्ल्यूटीओ क्या है, ये है यूएन वर्ल्ड टूरिज्म ऑर्गेनाइजेशन। यूएन वर्ल्ड टूरिज्म ऑर्गेनाइजेशन, ठीक है। ये वर्ल्ड टूरिज्म ऑर्गेनाइजेशन है, और इन्होंने 54 विलेज जो है, यानी कि टोटल 54 या 54 विलेज जो है, अब इन्होंने बेस्ट टूरिज्म विलेज की कैटेगरी में रखे हैं। यानी कि वहां पर किसी भी गांव को मिलेगा क्यों टूरिज्म? अगर किसी कंट्री में किसी जगह को भी मिलता है तो कब मिलता है? जब वहां पर जो इन्होंने स्टैंडर्ड सेट कर रखे हो उनको वो फिलफिल कर रहे हो। अभी मिला है इसको एल सेना जॉर्डन को, इंडिया के साथ साथ जॉर्डन में भी है, एक बय जापान में है, कैनेडा, टोटल चिली, अदर कंट्रीज में भी है। ये 2021 में लॉन्च किया था इन्होंने डब्ल्यूटीओ, यूएनडब्ल्यूटीओ ने, और 2021 से ही जो भी टूरिज्म विलेज में अच्छा रहता है तो उसको ये खिताब दे देते हैं। और अगर ये मिलता है तो इट मीन्स किस बेसिस पे मिलेगा? एक तो पार्टिसिपेशन इनिशिएटिव आर इंक्लूड कल्चरल और नेचुरल रिसोर्सेज, मतलब उस जगह पे कल्चरली और नेचुरली वो इन कैसा होना चाहिए, रिच होना चाहिए, ठीक है, कल्चरली। और इकोनॉमिक सस्टेनेबिलिटी होनी चाहिए, सोशल सस्टेनेबिलिटी और एनवायरमेंट सस्टेनेबिलिटी, मतलब पॉल्यूशन फ्री होना चाहिए, और वहाँ पर जो है इको फ्रेंडली मीजर्स वहाँ के गांव वाले यूज कर रहे हो, और डिस्टिंक्ट कल्चर हो, तो ये मिलता है। और ये यूएनडब्ल्यूटीओ का कब उद्घाटन हुआ था, मतलब कब इस्टेब्लिशमेंट हुआ था? तो ये 1946 में इस्टेब्लिश हुआ था। लेकिन इन्होंने ये बेस्ट जो विलेज है, बेस्ट टूरिज्म विलेज जो है, इनको इन्होंने 2021 से शुरू करवाया है, ठीक है। और हमारे यहाँ से गुजरात में इसका नाम दिया गया है, क्योंकि गुजरात में टूरिज्म कैंपेन ज्यादा चल रही है। अब इससे यही फायदा होगा कि हमारे यहाँ पे और टूरिज्म जो है टूरिस्ट आएंगे। अब ये है, मैंने गलत लिख दिया क्या, वर्ल्ड स्टैटिस्टिक डे, विश्व सांख्यिकी दिवस कब मनाया जाता है? ये 20 कितना है, 22 अक्टूबर, वर्ल्ड सांख्यिकी दिवस। तो मैंने 20 अक्टूबर को मनाया जाता है। और स्टैटिक्स तो तुमको पता ही होगा, डेटा फीड करना, ठीक है, डेटे को फीड करना, इंटरप्रिटेशन करना उसकी, ठीक है। तो वो जो होता है उसे कहते हैं स्टैटिस्टिक, ठीक है। ये तुमने सुना ही होगा, ये कॉमर्स वाले बच्चों के लिए ज्यादा खास है। स्टैटिस्टिक उनका पूरा एक टॉपिक रहता है जिसमें वो डेटा फीड करना, एनालिसिस करना, सारी चीजें वो पढ़ते हैं, ठीक है। ये तो 20 अक्टूबर को ही मनाया जाता है। नेक्स्ट है, विश्व नंबर 1 मैग्नस कार्लसन को हराने वाले तीसरे भारतीय बने। मैग्नस कार्लसन जो है वर्ल्ड नंबर 1 शतरंज के जो खिलाड़ी हैं, अभी इन्होंने जो ये जीता है फिडे कप, जो हुआ है फिडे, ठीक है, वर्ल्ड चेस चैंपियनशिप होती है ये इन्होंने जीता है, मैग्नस कार्लसन ने, ठीक है। और सिल्वर मेडल किसको मिला था? ये प्रज्ञानंद को, जो हमारे यहाँ से है प्रज्ञानंद। तो
कार्लसन को हराने वाले तीसरे भारतीय कौन बने? कार्तिकेयन मुरली। देखो अगर कोई भी वर्ल्ड नंबर 1 है उसको हराना बहुत आसान नहीं है, ठीक है, और अगर जो उसको हरा देता है तो उसका भी नाम हो जाता है। तो अभी तक मैग्नस कार्लसन को हराने वाला जो है हमारे भारत में से 3 जो खिलाड़ी हैं उन्होंने उनको हराया है। मैग्नस कार्तिकेयन मुरली ने, ठीक है, ये भारत के ही कार्तिकेयन मुरली। देखा मैग्नस कार्लसन देखे हैं? नहीं देखे? चेस खेलते हैं और नंबर 1 है और वो नॉर्वे से बिलोंग करते हैं। और अभी कतर में मास्टर चेस चैंपियनशिप चल रही है, मास्टर क्लासिकल टूर्नामेंट। वहां पर कार्तिकेयन मुरली जो कि 2 टाइम चैंपियन है, उन्होंने उसे हराया है। और बाकी टर्म तो देखो उसकी है। अब दो और कौन कौन से 2 नाम है जिन्होंने इनको हराया? तो देखो एक तो तुम्हें याद होगा ही, कार्तिकेयन मुरली के अलावा किस किसने हराया है? एक तो हमारे विश्वनाथ आनंद है, विश्वनाथ आनंद। इन्होंने मैग्नस कार्लसन को कई बार हरा रखा है। और उसके साथ साथ नंबर 2 पे जो है वो है हमारे ग्रैंड मास्टर पंटेला हरि कृष्णा, ठीक है। और कौन है? हरि कृष्णा। इन्होंने भी कार्लसन को हरा रखा है, ठीक है। जैसे एक ओरा रहता है ना किसी प्लेयर का कि इस प्लेयर को तो भाई हरा ही नहीं सकते, तो उस ओरे को जो खत्म कर रखा है वो कार्तिकेयन मुरली ने अभी हाल ही में इनको हराया। और विश्वनाथ आनंद और हरिकृष्णा पहले उनको हरा चुके हैं, ठीक है। जैसे कि न्यूजीलैंड की टीम बहुत वो मानी जाती है, लाइक कि बहुत टफ टीम है, लाइक ऑस्ट्रेलियंस, ठीक है। इंग्लैंड, न्यूजीलैंड और ये ऑस्ट्रेलिया, ये टॉप की टीम मानी जाती है। उसमें से न्यूजीलैंड को माना जाता है कि इसको हराया नहीं जा सकता, बहुत स्ट्रॉन्ग टीम है, ठीक है। बट जो भी उस कंट्री को हरा देती है, इंडिया ने कितनी बार हरा रखा है। और कल के मैच में भी बहुत बुरा हाल किया है, कोहली एंड तक रहे और हरा दिया, ठीक है। उन्होंने बनाए थे अराउंड 273 रन, ठीक है। 273 रन पे खत्म, इनका ऑल आउट कर दिए और इनको यहीं तक समेट दिया। फिर इंडिया ने क्योंकि टॉस जीता था, बॉलिंग इन्हें दे रखी थी, वो अपने अपने आप बॉलिंग की थी इनको करने के बाद। और जो कोहली है वो एंड तक रहे, ठीक है, और मैच को निकाल करके ले गए। और ऐसा कहा जाता है, मतलब कोहली के नाम ये रिकॉर्ड है कि अगर कोहली ने अभी तक 35 मैचेस कुछ हैं, अराउंड 35 मैचेस हैं जिसमें से वो नाबाद रहे, नाबाद मतलब नॉट आउट, वो मैच निकाल कर ले गए। और 35 मैचेस में से 32 मैच हम जीत गए हैं जिसमें कोहली नॉट आउट रहे, ठीक है। तो ये कुछ ऐसी चीजें होती हैं, जैसे कि कोई खिलाड़ी किसी का बड़ा नाम रहता है और उसको कोई हरा देता है तो जो हराता है उसको भी नाम हो जाता है। कार्तिकेयन मुरली, ठीक है, नाम याद रखना, मैग्नस कार्लसन को हराने वाले हैं। नेक्स्ट है अभियान चक्र, किससे संबंधित है? अभियान चक्र, अभियान चक्र जो है ये बेटा हमारा सेंट्रल ब्यूरो ऑफ इन्वेस्टिगेशन, क्या है? सीबीआई। तो सीबीआई ना ऑपरेशन चक्र 2 करके लॉन्च किया गया है, उसको अभियान चक्र के नाम से भी जाना जाता है। चक्र 2 इन्होंने लॉन्च किया गया है। और क्योंकि क्या है ये? इन्वेस्टिगेशन रेट 76 लोकेशन इन डिफरेंट स्टेट इन 5 सेपरेट केसेस ऑफ साइबर इनेबल फाइनेंशियल फ्रॉड। जैसे कि तुम्हें बताइए बेटा कि फाइनेंशियल फ्रॉड अब बहुत चल रहे हैं और इन फाइनेंशियल फ्रॉड से काफी लोगों को बहुत सारा नुकसान हो रखा है, ठीक है। तो फाइनेंशियल फ्रॉड जो चल रहे हैं, अब कैसे फ्रॉड है? ऑनलाइन फ्रॉड, तुम्हें कहेंगे कि इतने पैसे हमारे इसमें लगा दो और तुमको हम इतना रिटर्न देंगे, पैसा डबल हो जाएगा, ये हो जाएगा। और बहुत भोले भाले लोग जो है वो उसमें चक्कर में आ जाते हैं, ठीक है। और कुछ लोग सिर्फ एवं ही कहता ना कि ऐसे कर लिया मजे मजे में, है ना, लगा दिए पैसे और पैसा डूब गया। जैसे कि अब तुम ये देख रहे हो ये कौन कौन सी एप्स आ गई है, खेलो और पैसे जीतो। तुम ये बताओ तुम खेल के पैसे कैसे जीत सकते हो? खेला है कोई खेल अभी कि लूडो खेलो खेलो पैसे मिलेंगे, विंजो पे और इस पे गेम खेलो और पैसे मिलेंगे? ये भी एक तरह
मान लो किसी बंदे ने, तुम तो समझदार हो नहीं खेल रहे, जिसने किसी ने खेला उसने मान लो लगा दिए और उसको पहले 100 मिल गए, फिर दूसरी बार में 200 मिल गए, तीसरी बार में 300, उसे ऐसे करके 1000 का फायदा हो गया मान लो। और 1000 जीत, हाँ 1000 जीतने के बाद फिर वो ऐसा होता है कि बैटिंग, हाँ कि अब तुम लगाओ, तुम लगाओगे तो फिर वो सोचता है कि यार जब मुझे 1000 मिले, हो सकता है मैं लगा दूं 1000 तो मुझे इसका डबल मिल जाए या ट्रिपल मिल जाए, और फिर लगाते रहते हैं और ये ऑनलाइन फ्रॉड जो है चलता रहता है। तो ऐसे ही हमारे मतलब जो सेंट्रल ब्यूरो ऑफ इन्वेस्टिगेशन है, इन्होंने चक्र 2 लॉन्च किया है फाइनेंशियल फ्रॉड जो चल रहे हैं उनको रोकने के लिए। तो फाइनेंशियल फ्रॉड को रोकने के लिए इन्होंने 76 यानी 76 अलग अलग लोकेशन पे क्या किया है, रेड की है। हाँ, तो ये रेड कर रहे हैं और इसी को ऑपरेशन चक्र के नाम से जाना जाता है। ठीक है, नेक्स्ट है विद्या समीक्षा सॉफ्टवेयर किसने लॉन्च किया? तो ये बेटा हमारे सीबीआई ने किया है। सीबीआई की फुल फॉर्म है, सॉरी सीबीआई नॉट सीबीएसई, सेंट्रल बोर्ड ऑफ सेकेंडरी एजुकेशन, ये हमारी सेंट्रल बोर्ड है एजुकेशन का। और इन्होंने सागर से सारांश करके एक सॉफ्टवेयर लॉन्च किया है जिसमें कि जैसे चैप्टर्स वगैरह के सारांश और सारी चीजें जो है उसमें बच्चों को आसानी से मिल जाएगी। सॉफ्टवेयर में जो डेटा है वो 28,000 सीबीएसई स्कूल का डेटा रहेगा, 13 लाख टीचर और अबाउट 3 करोड़ स्टूडेंट्स का डेटा उसमें रहेगा। ठीक है, और ये सीबीएसई का ही है, सागर से सारांश विद्या समीक्षा सॉफ्टवेयर, इसको याद रखना। बाकी द होप इनिशिएटिव कहाँ आरंभ हुआ? द होप इनिशिएटिव ये जो है पंजाब के चीफ मिनिस्टर कौन है? भगवंत मान। तो वहां के जो सीएम है उन्होंने द होप इनिशिएटिव लॉन्च किया है, किनके लिए? अगेंस्ट ड्रग एडिक्शन, है ना, ड्रग एडिक्शन के अगेंस्ट, ड्रग एडिक्शन के अगेंस्ट में भगवंत मान ने द होप इनिशिएटिव पंजाब में लॉन्च किया है। ठीक है, और इसमें इन्होंने काफी लोगों को मतलब संबोधित किया है, पूरा एक जो कार्यक्रम इन्होंने रखा और ड्रग एडिक्शन के खिलाफ वहां पे इन्होंने ये लॉन्च किया है। और गोल्डन टेम्पल में वहां पे प्लेज ली है और प्रे किया है। ठीक है, जैसा कि तुमको पता ही है कि बहुत पंजाब में जो है सबसे ज्यादा प्रॉब्लम है ड्रग एडिक्शन की। ठीक है, और उसके बहुत सारे कारण है, अलग अलग कारण है। एक तो वो अनएम्प्लॉयमेंट वाला इशू तो सब जगह आ जाता है, दूसरा पाकिस्तान का एंगल भी है। ठीक है, पाकिस्तान में ड्रग वगैरह बॉर्डर पे सप्लाई करता है, तो इसी को लेकर के इन्होंने सीएम ने ये होप इनिशिएटिव लॉन्च किया है। नेक्स्ट है, हाल ही में उपग्रह द्वारा किस स्थान पर 26 किलोमीटर ओजोन छिद्र पाया गया? तो अंटार्कटिका काफी कंटिन्यूसली न्यूज में है ड्यू टू के वहां पर 26 किलोमीटर की जो ओजोन लेयर है वो डिप्लेट हो गई है। ठीक है, ओजोन मैंने बताया ही है तुमको बेटा, ये एक गैस होती है और जिसका के फॉर्मूला O3 रहता है, और ये जो गैस है हमें सन की अल्ट्रा वायलेट रेज जो होती है, अल्ट्रा वायलेट रेज जो होती है उनसे ये प्रोटेक्ट करता है। ठीक है, अंटार्कटिका पे क्यों डिप्लेट हो रहा है? उसके कारण है, कुछ नेचुरल कारण भी हैं। ठीक है, ऐसा नहीं है कि सिर्फ नेचुरल कारण भी है, उसके साथ साथ कुछ एंथ्रोपोजेनिक भी हैं। अब एंथ्रोपोजेनिक में तो यही आ जाएगा कि हम सबसे ज्यादा यहाँ पर यूज कर रहे हैं, क्या क्या यूज कर रहे हैं? एसी, और किस किस से निकलती है ओजोन? ओजोन रेफ्रिजरेटर भी, हाँ। और जो ये हमारे फोम, जो फोम होती है ना,
गद्दे वाली फॉर्म देखी है, जो गद्दे वाली फॉर्म जो आने लगी है, स्लीप वेल वाली जो फॉर्म जो आती है, इनमें भी वही रहता है। इसमें अलग पर्पस रहता है, उस फॉर्म को काफी कहते हैं ना कि उसको पफी बनाने के लिए भी ये गैस उसमें डाली जाती है, यूज होती है, तो इसका भी हार्मफुल इफेक्ट है। और जो हमारे डिओड्रेंट होते हैं, जो डिओड्रेंट होते हैं उनमें भी ये डाली जाती है, ठीक है, क्योंकि ये बहुत लाइट होती है। तो इसका जो ओजोन का डिप्लेशन अंटार्कटिका पे है, कुछ वहां पे एटमॉस्फेरिक और केमिकल रिएक्शन भी हो रही है। बेटा एंथ्रोपोजेनिक में तो हमारा ये आ जाएगा कि भाई CFC, कार्बन क्लोरोफ्लोरोकार्बन, या HFCs हाइड्रोफ्लोरोकार्बन जो हैं वो रिलीज हो रहे हैं, ठीक है, जैसे कि हमारे यहाँ पे एयर कंडीशनर से या रेफ्रिजरेटर से, ठीक है, या फिर जो फॉर्म वगैरह होती है उसमें जो एयरोसोल्स है वो रिलीज हो रहे हैं। उसके अलावा लेकिन अंटार्कटिका का केस थोड़ा अलग है, क्योंकि अंटार्कटिका में बेटा तुम्हें पता ही है कि कौन से पोल पर है ये अंटार्कटिका, साउथ पोल। तो साउथ पोल पे क्या रहता है, कंटिन्यूअस विंटर रहती है। विंटर की वजह से वहां पे एक तरह के क्लाउड बनते हैं, स्ट्रेटोस्फेरिक क्लाउड। जो स्ट्रेटोस्फेरिक क्लाउड है, इनका नाम है पोलार स्ट्रेटोस्फेरिक क्लाउड, PSCs। तो ये जो पोलार स्ट्रेटोस्फेरिक क्लाउड्स जो है ये बनते हैं, इनकी वजह से वहां पर क्या रहता है, बहुत लो विंटर टेम्परेचर रहता है, और इसकी वजह से वहां पर डिप्लेट हो रही है, ठीक है। और उसकी जो वहां पर लो सनलाइट रहती है उसकी वजह से वहां पे जो क्लोरीन गैस है, क्लोरीन और ब्रोमीन, इनकी रिएक्शन की वजह से CFCs और HFCs ये सब फॉर्म हो जाती है, और दैट्स व्हाई वो डिप्लेट हो रहा है। तो इसका एक कारण है इसकी पोजीशन, यहीं पर क्यों हो रहा है, क्योंकि देखो नदर्न हेमिस्फीयर में नॉर्थ पोल को अगर हम छोड़ दें, अपने यहाँ की बात करें नदर्न हेमिस्फीयर की, तो यहाँ पर तो सनलाइट ठीक ठाक मिल रही है, मतलब जो है ट्रॉपिकल एरियाज में और टेम्परेट में, पर पोलार रीजन में नहीं है, ठीक है। अब इनके जो ये बनते हैं ना बेटा पोलार स्ट्रेटोस्फेरिक ये क्लाउड, इनकी वजह से क्या होता है, अंटार्कटिका पे जो है विंड का सिस्टम नहीं है, मतलब विंड्स जो है उसकी वजह से क्लाउड जो फॉर्म हो जाते हैं, और वहां पर ओजोन का जो है डिप्लेशन हो रहा है, और अंटार्कटिका पर ही हो रहा है। ठीक है, अब नेक्स्ट देखो, हाल ही में किस स्थान पर कोरल रीफ के जीवाश्म या फॉसिल्स पाए गए हैं। लद्दाख में। ये वाला देखो, ये कैसे पॉसिबल हो सकता है। लद्दाख में कोरल रीफ पाई गई है, तो सबसे पहले तो ये समझो कोरल रीफ क्या है। सुना है कभी नाम कोरल रीफ? रीफ, रीफ, REEF, रीफ, कोरल रीफ। तो देखो कोरल रीफ, कोरल का तो नाम सुना ही होगा, कोरल्स नहीं देखे तुमने, फॉसिल्स तो मिले हैं, लेकिन कोरल, रियल में कोरल, कोरल देखा है रियल में, मतलब यार ओशन में तुमने वो देखा होगा जहाँ पे मछलियां, फिशेस सबसे ज्यादा रहती है, और कलरफुल जो रहते हैं पॉलिप्स रहते हैं कोरल के, वो तो देखे ही होंगे, एक काइंड ऑफ प्लांट्स, ठीक है। तो बट वो प्लांट्स नहीं होते, वो एनिमल रहते हैं, कोरल्स उनके अंदर एनिमल रहता है, जैसे जूस एंड थैली के नाम से जाना जाता है कोरल रीफ। तो बेसिकली कोरल्स क्या होते हैं, कोरल पॉलिप्स होते हैं, एक काइंड ऑफ एलिगी, और उसके अंदर एक एनिमल रहता है जिसको कहते हैं जूस एंड थैली, और ये मिलकर क्या बनाते हैं, कोरल बनाते हैं, और तुमने देखे होंगे कोरल इस तरह से। अब मैं तुम्हें ड्राइंग करके भी दिखा रही हूँ, ये एक दूसरे के ऊपर ही बिल्ट हो जाते हैं, और ये अलग अलग कलर के होते हैं, रेड, ब्राउन, और ये, और यही जो कोरल हैं ओशन में ऑक्सीजन के लिए रिस्पॉन्सिबल रहते हैं बेटा, यही सबसे ज्यादा फोटोसिंथेसिस करते हैं और ऑक्सीजन प्रोड्यूस करते हैं, ठीक है। तो ये जो कोरल है जब बिल्ड करते रहते हैं, और ये क्या करते हैं, जब ये डेड हो जाते हैं ना कोरल, तो ये कैल्शियम कार्बोनेट छोड़ते हैं, ठीक है, CaCO,
भी कैल्शियम कार्बोनेट ये छोड़ते हैं, और कैल्शियम कार्बोनेट से इनका जो स्केलेटन है वो पाइल अप होता चला जाता है, यानी एक दूसरे के ऊपर, और ये फिर वाटर के ऊपर आ जाते हैं। और जैसे ही वाटर के ऊपर आ जाते हैं तो इसे रीफ कहते हैं। अगर मैं तुम्हें मालदीव्स का एग्जाम्पल बताऊं तो मालदीव में एक फेमस आइलैंड है, अटोल है, अद्दू अटोल, ठीक है, वो पूरी कोरल की बनी हुई है। कोरल, देखो जो एनिमल है कोरल का, वो डाई जब जब वो डाई हो जाता है, यानी उसका टाइम पीरियड पूरा हो गया, समहाउ इट डाई, तो उसका जो एलगी है वो सब तो डाइड होके वो तो चला जाता है, ब्लीच हो जाता है, लेकिन जो रह जाता है वो रह जाता है उसका कैल्शियम कार्बोनेट का शेल। और कैल्शियम कार्बोनेट जो है ये धीरे धीरे पाइल अप होता चला जाता है, क्योंकि मान लो ये कैल्शियम कार्बोनेट डेड हो गया, यहाँ पर ये पाइल अप हो गया, अब इस पे नए कोरल बने, फिर वो पाइल अप हो गए, वो डेड हो गए, फिर ये यहाँ पे लेयर चढ़ गई, फिर इसके बाद और कोरल इस पे आके उन्होंने बन गए, मतलब पनप गए, और उसके बाद ये रीफ बनती चली जाती है। तो रीफ बेसिकली कैसी होती है, पानी का अगर एग्जाम्पल लो तो ये इस तरह से एक रीफ बन जाएगी कि यहाँ कुछ कोरल उग गए, यहाँ यहाँ यहाँ, और ये एक दीवार की तरह बन जाएगा जिसे कि रीफ कहते हैं। अब लद्दाख में तो कोई मसला नहीं है, लद्दाख में पानी, वो लद्दाख समुद्र में है क्या, नहीं है, तो लद्दाख में बेटा इस कोरल रीफ के जीवाश्म मिले हैं अब। तो इसका मतलब क्या है, एक थ्योरी है, वो मैं तुम लोगों को उसमें पढ़ाऊंगी, प्लेट टेक्टोनिक, ज्योग्राफी फिर से स्टार्ट करेंगे। तो एक थ्योरी है प्लेट टेक्टोनिक, प्लेट टेक्टोनिक के अकॉर्डिंग मैंने तुम्हें बताया ही है कि इंडिया जो है पहले यहाँ नहीं था, इंडिया अंटार्कटिका के पास था, और इंडियन प्लेट जो है अलोंग विद ऑस्ट्रेलियन प्लेट, इंडियन प्लेट ऑस्ट्रेलियन प्लेट एक ही थी, अफ्रीकन प्लेट, और ये नॉर्थवर्ड क्या की गई है, मूव की है, ठीक है। तो जहां पर इंडियन प्लेट आके टकराई थी, वो जो वहां पे सी था उसे टेथिस सी कहते थे, वहां पे एक समुद्र था जिसे टेथिस सी कहते थे, और क्योंकि वो इंडियन प्लेट आके वहां पे टकराई है, तो वो जो समुद्र का पानी है वो हिमालय की चोटी जो जमी हुई है बर्फ की, ऐसा माना जाता है कि वो है, ठीक है, वो पानी जो हिमालय की चोटी है वहां पर जो बर्फ जमी हुई है वो उस पानी की है, क्योंकि हाइट इंक्रीज होगी, टेम्परेचर वहां पे लो था और वो जम गई। और ऐसा माना जाता है जो कैस्पियन सी है और जो वहां पर छोटी छोटी लेक है, तुमने देखी है, पेगोंग सो है लद्दाख में, पेगोंग सो तो देखी होगी, थ्री इडियट सबने देखी है, एंड वाला सीन सबने देखा, वो नीली सी लेक है पीछे, ठीक है, जहाँ पे वो पतंग ड्रोन उड़ाता रहता है, आमिर खान, देखा है तुमने। तो वो जो है पेगोंग सो लेक है, उसका आधा पार्ट इंडिया में है, आधा पार्ट उसका इसमें है, चाइना के पास है। तो उस एरिया में ये पाए गए हैं जीवाश्म। तो इससे सीधा सीधा क्या निकलकर सारा सामने आता है कि एक टाइम पे इंडियन प्लेट यहाँ पे थी ही नहीं, है ना, ये बाहर से आके टकराई है। और प्लेट टेक्टोनिक की जो थ्योरी है ये उसको वैलिडेट कर देती है, वैलिडेट मतलब एक तरह से अब हमें वो मिल गया, प्रमाण मिल गए ना, तो अब हम प्लेट टेक्टोनिक की जो थ्योरी है वो पूरी तरह से इस पे वो कर सकते हैं, वैलिडेट, वैलिडेशन मतलब एक तरह से हमें स्पष्टीकरण मिल गया इस बात का, ठीक है। तो लद्दाख में मिले हैं, और लद्दाख में कुछ जगह पर मिले हैं, 18,000 फीट है ये, सी लेवल से 18,000 फीट अबव है, 18,000 है, हाँ, 18,000 फीट सी लेवल से ऊपर है, समुद्र के लेवल से 18,000 फीट ऊंचा है जहां पर ये मिला है, बुश्ते रीजन, और ये ईस्टर्न लद्दाख हिमालयाज में है, ठीक है। और ये इसी थ्योरी को वैलिडेट करता है कि तैथिस सी में ये आकर, और जो तैथिस सी में फॉसिल है वही ये पाए गए हैं, ठीक है। नेक्स्ट है, हाल ही में इंडियन नेवी किस आईएनएस को सम्मिलित किया गया है इंडियन नेवी में। तो आईएनएस इम्फाल को सम्मिलित किया गया है इंडियन नेवी में, इसका नाम है इंडियन नेवी शिप इम्फाल, ठीक है। इम्फाल कहाँ पर है, मणिपुर में, मणिपुर की जो राजधानी है वो इम्फाल है, और इसका नाम है आईएनएस इम्फाल, और इसको इसमें, और ये हमारी थर्ड इंडिजिनियस स्टील्थ डिस्ट्रॉयर वो है शिप, ठीक है। ये थर्ड इंडिजिनियस है, थर्ड मतलब ये तीसरी है जो हमारे देश में ही बनी है, इंडिजिनियस का मतलब होता है स्वदेशी, ठीक है, स्वदेशी है ये आईएनएस जो कि अभी बनी है।
नेक्स्ट है नीमन पिक बीमारी किस माध्यम से फैलती है? बेटा ये जेनेटिक डिसऑर्डर है। और व्हाट इज नीमन पिक? नीमन पिक इज अ रेयर डिसीज, ठीक है, रेयर डिसीज है ये एक। रेयर मतलब बहुत अ, कमी के साथ में होता है। और ये किस तरह का डिसीज है ये तुम्हारे जानने योग्य है। नीमन पिक डिसीज में क्या होता है, जैसे कि मेटाबॉलिज्म होता है ना किसी पर्सन का, तो अगर उसके पेरेंट्स ऑब्सेस्ड हैं, ओबेस हैं, सॉरी, अगर वो ओबेस है यानी कि फैट है, फैटी है, तो उनके बच्चे भी उनके बच्चों में भी लाइकली ये वाला डिसीज हो जाता है। जैसे तुमने देखा होगा काफी जो पेरेंट्स हैं, अगर वो, बेटा ये बीमारी होती है, इसमें ये नहीं कि वो ज्यादा खाते हैं, इट्स अ काइंड ऑफ मेटाबॉलिक एक्टिविटी। कैसी? देखो, हमारी बॉडी में जो हमें फैटी करता है एक एसिड होता है, उसे कहता है लिपिड, ठीक है। जो फैट्स होते हैं उनका नाम है लिपिड। तो लिपिड जब हमारी बॉडी में बहुत ज्यादा कंसंट्रेशन हो जाता है उसकी वजह से हम फैटी हो जाते हैं, लिपिड की वजह से, ठीक है। तो ये ऐसी बीमारी है कि पेरेंट्स से बच्चों में हो जाती है, और उसमें लिपिड का कंसंट्रेशन, जो मेटाबॉलिज्म एक्टिविटी है वो उसकी कंटिन्यूसली ऐसे ही रहती है जैसे उसके पेरेंट्स की, और उसकी वजह से वो बच्चे क्या हो जाते हैं, फैटी हो जाते हैं, ठीक है। तो अभी इस डिसीज को सेंटर के लिस्ट से, मतलब सेंटर से अर्ज किया है कि इस डिसीज को रेयर डिसीज घोषित कर दिया जाए, सो दैट कि इस डिसीज के अगेंस्ट में कुछ चीजें, पॉलिसीज वगैरह चल सके, ठीक है। और इसमें प्रॉब्लम ये होती है बेटा, जो लीवर है और स्प्लीन है वो ज्यादा एनलार्ज हो जाते हैं, और कोऑर्डिनेटिंग मूवमेंट में डिफिकल्टी होती है बच्चे को, रेस्पिरेटरी इन्फेक्शन हो जाते हैं, और स्लर्ड स्पीच, और ये इनहेरिटेड है। जिनको नेमन पिक डिसीज है उन्होंने इंडियन गवर्नमेंट से अर्ज किया है, मतलब कि रिक्वेस्ट की है कि इसे नेशनल पॉलिसी फॉर रेयर डिसीज में शामिल कर लिया जाए, सो दैट कि इसके लिए आगे काम हो सके, ठीक है। तो ये याद रखना नेमन पिक डिसीज क्या है। नेक्स्ट, हाँ दिस इज लास्ट और